सो यस, तो आज हम लोग लाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइट के नेचर पे बच्चों बहुत सारा डिबेट है पास्ट में। ठीक है, बहुत सारे डिबेट्स क्यों हैं? क्योंकि कुछ सेट ऑफ जो इवेंट हैं जो लाइट एक्सपेरिमेंटली शो करता है बेटा, वो आप एक किसी कैरेक्टर को लेकर के एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो लाइट के पास डुअल कैरेक्टर है, डुअल कैरेक्टर, डुअल बिहेवियर, डुअल कैरेक्टर। जो सबसे पुराना और सबसे ज्यादा मशहूर इसका थियरी था, यानी ओल्ड फिजिक्स के हिसाब से इसको लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह से कंसीडर किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऐसे हुए जो ये मानने पे मजबूर कर दिए कि लाइट के अंदर भी पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है। तो फिलहाल अभी हम लोग सबसे पहले वेव के बारे में जानेंगे, कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो बच्चों आप बताइए सबसे पहले कि वेव क्या होता है। अगर आपने वेव के बारे में थोड़ा बहुत भी 9th 10th या जो भी क्लासेस में आप देखे हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है वेव क्या है? पहले तो हम वेव जानेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी जानेंगे। तो जिसकी वेवलेंथ हो उसे वेव कहते हैं। जिसकी वेवलेंथ हो उसको वेव कहते हैं। अच्छा, तो अब अगर अगला क्वेश्चन बच्चों का रहेगा तो वो ऐसा पूछ सकते हैं आपसे। अगर मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, ये वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है? ठीक है, सो व्हाट इज वेव? व्हाट इज वेव? तो ओके, शिवम, हाँ शिवम, क्या बोला इन आपने? विच एनीथिंग मूव्स टू एंड फ्रो, मतलब वो ऑसिलेशन करती है कोई चीज, तो वो वेव होती है बेटा। ऐसे तो हम एक स्प्रिंग में ऑल्सो एक वेव इज स्प्रिंग अ में कोई फॉर्म ऑफ मास, एनर्जी। अगर कोई स्प्रिंग में हम मास लगा करके थोड़ा सा पुश कर दे तो ये भी तो ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो क्या ये वेव है? नो नहीं, सर। ये वेव नहीं है। स्प्रिंग मोशन कोई वेव नहीं है। और कोई बताएगा? वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके फाइन, देन वर्क इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन देयर आर मेनी पैरामीटर व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट वो वेव को स्पेसिफिकली तो नहीं बता रहा है ना। और कोई? और कोई बताना चाहेगा कुछ? सर डिस्टरबेंस। अच्छा, डिस्टरबेंस तो बेटा जैसे मान लीजिए कि आंधी तूफान आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए मैं अब डिस्कस करता हूँ। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कृतिका? Sir, a propagating dynamic disturbance of one or more quantities. अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा डेफिनेशन कहाँ से याद किया सब लोगों ने? डायनामिक डिस्टरबेंस का बात करें तो मैं आंधी तूफान जो साइक्लोन वगैरह आते हैं वो भी तो भयंकर डिस्टरबेंस होता है। क्या वो वेव है? आंसर है बिल्कुल नहीं। तो आइए हम समझते हैं वेव है क्या चीज, क्योंकि वेव नहीं जानेंगे तो ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से दिमाग में जाएगा नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज वेव गाइस? वेव मोशन क्या है या वेव किस तरह का इवेंट है? तो आइए मैं एक एग्जांपल से आपको कोशिश करता हूं समझाने का, समझ में आ जाए तो अच्छी बात। तो बच्चों एक काम करते हैं, एक दीवार के अंदर एक छोटा सा थ्रेड लेकर के या रस्सी ले लीजिए और इसको इस एंड पे आप होल्ड कर लीजिए, इसको पकड़ लीजिए। उसके बाद आप इसमें ना हल्का सा एक ऊपर से नीचे की तरफ एक जर्क दीजिए, यानी कुछ इस तरह का जर्क हो जाए। जर्क कुछ इस तरह का हो कि आपने इसमें थोड़ा झटका मारा तो कुछ इस तरह का हो।
तो क्या आपको लगता है कि ये थोड़ी देर बाद ये जो जर्क आपने दिया था, अगले ही सेकंड ये जर्क धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगा? हो सकता है कुछ सम टाइम t1 पे, कुछ t2 टाइम पे ये कहाँ पहुंच जाए बेटा? ये बिल्कुल संभव है कि ये पहुंच सकता है। थोड़ी देर में आपका यहां से हट करके वो कहाँ पहुंच गया? और t3 टाइम पे एकदम यहाँ पे। और थोड़ी देर बाद ये झटका कहाँ दे देगा? दीवार पे, या मैं यहीं पे इसको सीधा लास्ट में ही पहुंचा देता हूँ। तो बच्चों लास्ट में जो जर्क यहाँ दिया, जो आपने एनर्जी यहाँ ट्रांसफर किया, वो एनर्जी ट्रांसफर होते 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 कहाँ पहुंच गया? इस दीवार पे। क्या आप डायरेक्ट चल के यहाँ पे आए थे, यहाँ दीवार में धक्का देने के लिए? यस और नो? नो सर। लेकिन आपने जो एनर्जी इस पॉइंट पे दिया था बेटा, वो धीरे धीरे फ्लोट करते 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 यहाँ पहुंच गया। तो बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो ये एक तरह का पल्स है। पल्स एक छोटा फॉर्म है आप वेव का। अगर आप यही चीज लगातार करते रहे लगातार, तो थोड़ी देर बाद कैसा शेप दिखेगा? ऐसा दिखेगा। क्यों? और लगातार 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 कंटिन्यूअस सप्लाई होती रहेगी एनर्जी की। बोलिए। यस सर। Yes, तो sir. अब इस इवेंट से क्या समझ में आता है कि वेव है क्या चीज? सो वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी and momentum from one point to other, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी का ट्रांसफर। लेकिन क्या खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैक्सिमम लोग मिस करते हैं, विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम पार्टिकल। बच्चों इसका मतलब क्या है कि जैसे सर अगर आप ये थ्रेड लिए हुए हैं यहां से यहां तक, तो यहाँ पे पॉइंट ए है, मतलब थ्रेड का थोड़ा सा पार्ट यहाँ है, थोड़ा पार्ट यहाँ है, लगातार इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना है। तो क्या ये जो पार्ट ए है, क्या ये यहाँ से यहाँ तक गया? क्या नहीं, नहीं, ये तो अपने जगह पे, अभी भी अपने ही जगह पे है, यहीं पे पड़ा हुआ है। क्या कोई पार्ट यहाँ से टूट करके यहाँ गया? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस थोड़ा सा ऊपर नीचे किया और अपने एनर्जी को दूसरे पार्टिकल अपने बगल वाले को ट्रांसफर किया, और वो प्रक्रिया ऐसा चलता रहा। तो बच्चों वेव है क्या चीज, बहुत अच्छे से एकदम याद रखना है। दोबारा कोई जिंदगी में पूछे तो तुरंत उसको एकदम क्लैरिटी के साथ बताना है कि वेव इज द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी एंड मोमेंटम। ये एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर है। कहां से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन इसमें क्या ट्रांसफर नहीं होना चाहिए? कोई भी मीडियम पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो अब जब आप ये बात बोल दोगे, तो वो जो साइक्लोन का जो बीच में आंधी तूफान आता है, वो सबका एग्जाम्पल ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स भी ट्रेवल करते हैं इधर से उधर। सर ऐसे तो जब दो ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होती है, उसमें भी पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन हाँ, उसमें एनर्जी तो ट्रांसफर होती है, बिल्कुल। तो उसको भी हम वेव बोलेंगे। देखो, उसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है बिना हीट पार्टिकल एनर्जी के मोशन के। ट्रांसफर होती है। अब देखो उसके मैकेनिज्म में तो डेफिनेटली वेव का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना। अगर आप तुम देखो तो हर एक जगह पे पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो जब आप यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस को क्रिएट करते हो, तो वही ऑक्सीलेशन ही तो एक दूसरे को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक जा रहा है। तो वो जो फॉलो कर रहा है मैकेनिज्म, वो तो वेव वाला ही फॉलो कर रहा है ना पूरी तरीके से। बहुत अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो जब कभी भी हम अगर ट्रांसफर करना हो यहाँ पे एनर्जी का, अगर हम हीटिंग करते हैं तो हम करते क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई करते हैं, जिस
से इनके ऑक्सीलेशंस होते हैं, इन पार्टिकल्स के ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं और इन्हीं ऑक्सीलेशंस के थ्रू ये एनर्जी का ट्रांसफर होता जा रहा है। वो अलग बात है कि हम उसको वेव के अंतर्गत स्टडी में यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पे हमारा मतलब सिर्फ एनर्जी फ्लो से है, कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है। लेकिन मैकेनिज्म किसी सॉलिड पार्टिकल के अंदर तो एकदम उसी तरीके का हो रहा है। और हीटिंग भी, अगर आपको ध्यान हो तो हीटिंग भी 3 तरीके से होता है। जब आप हीट करते हो, जो हीट का ट्रांसफर है, एक उसका कंडक्शन मेथड है जो आपने अभी डिस्कस किया, दूसरा आपको मालूम होगा रेडिएशन मेथड है। रेडिएशन मेथड में तो पूरा का पूरा वेव ही जा रहा है ना, उसमें और क्या चीज जा रहा है? यस सर, जैसे सन में अर्थ की रेडिएशन आती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से आते आते यहाँ तक जब पहुंचता है, यानी सन से अर्थ की तरफ पहुंचता है, वो किस तरह का ट्रांसफर है? वो एनर्जी थ्रू वेव के थ्रू ही तो ट्रांसफर हो रही है। तो मैकेनिज्म बिल्कुल उसमें भी वही इन्वॉल्व है। तो अब बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं। वेव जान लिया आप, तो अब वेव की कुछ कुछ बातों को जान लेते हैं। क्योंकि वेव कंटिन्यूअस फ्लो है एनर्जी का, और उसमें और उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए आप देखिए इस तरह ऑक्सीलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीलेशन के वो जाएगा कैसे? तो इसलिए अगर मैं किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर वेव या स्ट्रिंग वेव ही अगर मैं ले लूं और लगातार ऐसे ऐसे मैं करता रहूं साइनसोइडल फॉर्म में, तो बच्चों इस तरह का कुछ शेप जनरेट होगा। तो ये कोई भी 2 पॉइंट जो टॉप के हों या कोई भी 2 पॉइंट जो बॉटम के हों, उनके बीच का जो लेंथ होता है बच्चों, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। एक और बात मैं बता दूं जो शायद आप लोग उतना ज्यादा फोकस ना करते हो बच्चों, सिर्फ उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में नहीं, टॉप टू टॉप एंड बॉटम टू बॉटम। एक्चुअल आंसर होता है किन्हीं भी 2 पार्टिकल के बीच का लेंथ वेवलेंथ होगा यदि उनका जो मोशन और जो फेज है वो एक ही जैसा हो। जैसे आप इस जगह वाले पार्टिकल के बारे में सोचिए और इस जगह वाले के बारे में, क्या आपको लगता है दोनों एक ही जैसा मोशन करने वाले हैं? यस सर। तो इसलिए इनके बीच की भी डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए तो इसका नेचर बिल्कुल अलग है और यहाँ देखिए इसका नेचर बिल्कुल अलग है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ नहीं बोलते हैं। तो वेवलेंथ का मतलब सिर्फ टॉप टू टॉप या बॉटम टू बॉटम नहीं बच्चों, कोई भी 2 पॉइंट जिसका नेचर बिल्कुल एक जैसा हो, सेम फेज में हो। बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 लगातार ऐसे पॉइंट, ऐसे पार्टिकल्स के बीच का लेंथ है वेवलेंथ, जहां का फेज एक जैसा होता है, तो ये वेवलेंथ है। So distance between 2 consecutive points whose phase is identical. Whose phase is identical. Is that clear? अब वो आपके 2 टॉप पॉइंट और 2 बॉटम पॉइंट को भी हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्रेस्ट। एंड इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रफ। ट्रफ। स्पेलिंग कोई बताएगा? यस सर, TROUGH। और ये CREST। तो ये हमारे क्रेस्ट था और ये हमारा ट्रफ। ओके, तो ये तो हो गया वेवलेंथ। बच्चों एक और चीज होता है, क्या चीज? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है? बड़ा आसान सा चीज है। एक डिस्टरबेंस को एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक पहुंचने में, यानी यूं कह लो आप कि एक डिस्टरबेंस को एक वेवलेंथ यूनिट चलने में जितना टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। फिर से एक बार अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रिपीटेटिव साइकिल है बच्चों, यहां से यहां तक हुआ, फिर यही पोर्शन आप देखिए फिर रिपीट हो गया, फिर यही पोर्शन फिर से रिपीट हो गया, फिर यही पोर्शन फिर से रिपीट हो गया, फिर यही पोर्शन रिपीट होता जा रहा है। तो ये जो पूरा रिपीटेशन है उसमें एक कंप्लीट साइकिल को अगर हम
एक यूनिट लेके चले तो इस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा बच्चों, उसी को हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं। उसी को मैं थोड़ा और टेक्निकल भाषा में क्या बोल दिया कि एक वेवलेंथ को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, से ये भी तो बोल सकते हैं ना, उसका फेज डिफरेंस 2 पाई होगा। कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। इट इज इक्वल टू द टाइम taken by a wave in traveling one wavelength, or it is equal to time taken to complete one cycle. राइट, ये टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से, लैम्बडा LAMBDA लैम्डा, टी से टाइम पीरियड। उसके बाद आता है बेटा एक फ्रीक्वेंसी टर्म। फ्रीक्वेंसी केमिस्ट्री में ऐसे दिखाते हैं उसको, ऐसे है बच्चों, या कभी कभी एफ सिंबल से भी डिफाइन, एफ से भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? न्यू, NU, न्यू ऐसे करके बोलना है आपको। म्यू मत बोल देना, म्यू नहीं है, न्यू है, न्यू, ये सिंबल है न्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपली सर 1 बाई टाइम पीरियड। और कुछ नहीं। मतलब अगर इसको और थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स में मैं लिखूं तो आप बोल सकते हो कि वन कंप्लीट साइकिल या इसको और अच्छे से अगर बोला जाए तो आप ये बोल सकते हो कि पर सेकंड कितने बार वो ऑक्सीलेशंस कंप्लीट कर रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में ये चीज पूरा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए, से फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पूरा 1 सेकंड में पहुंच जाए, तो कितने साइकिल इसने कंप्लीट किए? ये पूरा इसका 1 साइकिल, ये 2 साइकिल, ये 3 साइकिल हो गया। तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 3। तो बेसिकली हाउ मेनी साइकिल्स इट इज कंप्लीटिंग पर सेकेंड। अच्छा, और एक टर्म है बच्चों, वेव नंबर। उसको डिनोट करते हैं V बार, ऊपर V कट, V बार बोल लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। एंड दैट इज डिफाइंड एज 1 बाई लैम्डा वेव नंबर। ये क्या है बच्चों? वेव नंबर क्या है कि यूनिट लेंथ में हाउ मेनी वेवलेंथ्स आर देयर। आप देखो हाउ मेनी वेवलेंथ, जैसे मान लो बच्चों, एक अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं तो थोड़ा और क्लियर होगा। नंबर ऑफ वेव का मतलब बेटा लेंथ से समझना। जैसे मैं बोलूं वन वेव का क्या मतलब समझते हो? वन वेव का मतलब एक कंप्लीट साइकिल, ये पोर्शन को हम वन वेव बोलेंगे। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि वेवलेंथ कैसे, सॉरी, वेव नंबर कैसे डिफाइंड है? नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, राइट। और एक होता है बच्चों नंबर ऑफ वेव। ये कैसे डिफाइन होता है? ये डिफाइन करते हैं गिवन लेंथ बाय वेवलेंथ।
और एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है बच्चों, वेव स्पीड v। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? कैसे कि देखो, एक यूनिट, आप स्पीड को जनरली जानते हो कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम से, है कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों, देखो वेव का जो स्पीड होता है वो यूनिफॉर्म होता है ना, हर सेकंड वो चेंज नहीं होता है बच्चों, कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं करता है, ये यूनिफॉर्मिटी रहती है। और बहुत सारे तमाम कंडीशन होते हैं वेव का, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है? जब आप वेव सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स में, तब और ज्यादा टेक्निकल नॉलेज आपको देंगे, अभी तो बस मैं एलिमेंट्री लेवल पे आपको समझा रहा हूँ। सो वेव स्पीड v को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? तो देखिए, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चला, वो कितना टाइम लिया? कैपिटल टी। तो यहाँ से यहाँ चलने में कैपिटल टाइम टी लिया, तो लैम्डा बाई कैपिटल टी। सो वेव लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, यानी लैम्डा बाई कैपिटल टी, या मैं यूं बोलूं तो लैम्डा इंटू 1 बाई कैपिटल टी। 1 बाई कैपिटल टी क्या है? न्यू। तो वेव स्पीड क्या आ गया? v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, ये एक आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, इसको याद रखिएगा सभी लोग। इसको सी से भी डिनोट करते हैं ना v को? हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ। वो एक्चुअल में वो स्पेसिफिक चीज के लिए सी है। सी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड को सी बोलते हैं, यानी लाइट के स्पीड को सी बोलते हैं। जबकि वेव तो हमारा कई तरह का हो सकता है ना, वेव हमारा साउंड वेव भी हो सकता है, स्ट्रिंग वेव भी हो सकता है, ठीक है? पानी के अंदर जो हलचल मलती है रिपल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, तो तरह तरह के हैं हमारे, ठीक है? सो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, ये सारी चीजें। अच्छा बच्चों, अगर आपने ये एक चीज ध्यान दिया हो, ठीक है, जब आपको वेव इंट्रोड्यूस कराया गया होगा लोअर क्लासेस में, तो वेव के दो टाइप बताए गए होंगे, उनके ट्रेवलिंग और ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल के आधार पे। एक बताया गया होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, याद है? यस सर, ट्रांसवर्सल वेव और और लॉन्गिट्यूडनल दूसरा वेव। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है? तो याद होगा लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स में क्या होता है? सर लाइट, और लॉन्गिट्यूडनल में साउंड आता है। तो बच्चों ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल का मोशन हो, अगर वेव का डायरेक्शन ये है तो पार्टिकल का मोशन इसके परपेंडिकुलर हो रहा हो, ऐसे ऐसे मोशन हो रहे हो, तो इसको बोलते हैं हम कि ये ट्रांसवर्स। और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हुआ? कि वेव का जो ऑक्सीलेशन है वो भी ऐसे ऐसे हो रहा हो, उसी डायरेक्शन में, और जो वेव का स्पीड ट्रेवलिंग भी हो उसी डायरेक्शन में हो। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका कौन सा है? साउंड वेव है। तो हम अभी बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव की, लाइट के बारे में हम अब बात करेंगे, तो ट्रांसवर्स वेव की इतनी सारी चीजें हो गई, ठीक है? अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, एक बार आप सॉल्व करिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ wave speed of a particular wave is 100 meter per second and its frequency, बच्चों आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, अगर मैं इसको ऐसा यूनिट में रखूं तो 1 बाई सेकेंड आता है, और सेकेंड इनवर्स को हर्ट्ज भी बोलते हैं, HZ, राइट? तो फ्रीक्वेंसी, इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज, सपोज करो 20 हर्ट्ज है, देन फाइंड नंबर 1 wavelength, number 2 wave number, number 3 number of wave,
in 100 meter length। फोर्थ बताना है आपको बच्चों। खैर इतना ही बहुत है, आप इतना कर लीजिए, आराम से सर सोच हो के गया। आंसर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपने आंसर जिनका हो जाए वो मैसेज कर दे मुझे। सर वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू ऐसे करके मैसेज कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ, बाकी लोग को करने दीजिए, जिनका हो जाए वो मैसेज कर दें। और जिनका हो जाए वो अपना हाथ भी खड़ा कर ले बच्चों, आपको मालूम है कैसे करना है सब लोगों को, तो रेज योर हैंड वंस यू आर डन। चलो अभी तक सिर्फ शिवम का हुआ है, बाकी लोग थोड़ा जल्दी करें बच्चों, हाथ उठाते जाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अनुज का भी हो गया, कृतिका, मुस्कान का भी हो गया, आर्यन भी हो गया, स्वास्तिका इज ऑल्सो डन, यष्टिराज भी हो गया, अंकिता इज ऑल्सो वेरी गुड, कुमुद, मणिदीप, सौम्या, वी आर वेटिंग, आरुषि थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए मैं अब स्टार्ट करूं, शायद हो गया, सबने ट्राई कर लिया ना, एक बार स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों बहुत सिंपल है, आप इतना सिंपल सा रिलेशन लगाना था। क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, वेव स्पीड, यानी आपको v दिया है, कितना दिया है बेटा, 100 मीटर पर सेकेंड, यूनिट ध्यान रखना है। और क्या दिया हुआ है बच्चों, आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, न्यू का वैल्यू कितना दिया है 20 hz, ये भी ऐसा ही यूनिट में। अब पहला वेवलेंथ पूछ रहा है तो हमें मालूम है यार, क्या चीज मालूम है हमें, कि वेव स्पीड v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो v का वैल्यू कितना था 100 इज इक्वल टू, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो यूनिट में तो आप पूरा यूनिट लिख करके करिए, कभी गलत नहीं होगा। इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा, न्यू का वैल्यू कितना है 20 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब 1/सेकंड, तो आप देखिए सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है ना। और तो ये पहला हमारा आंसर आया। दूसरा क्या पूछा था, वेव नंबर। सो वेव नंबर क्या मैंने बताया था, वेव नंबर v बार का वैल्यू 1/लैम्डा होता है, और वो कितना आ जाएगा बेटा 1/5। 1/5। हाँ, सो 0.2 मीटर इनवर्स, ये ध्यान रखना यूनिट। अच्छा ये बताओ, कभी अगर मान लो सेंटीमीटर इनवर्स में लिखा हो तो आंसर नहीं बता दोगे, इसी मीटर को सेंटीमीटर बना लेना, 1/5 into 100 सेंटीमीटर, सो 1/500 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ऐसे कर लेना है। तीसरा क्या पूछा है हमसे बच्चों, नंबर ऑफ वेव। तो नंबर ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ वेव, सो L बाई लैम्डा, कितना लेंथ दिया था 100 मीटर, वेव लेंथ कितना है बेटा 5 मीटर, तो ये कितना आ गया नंबर ऑफ 20 वेव्स, आंसर आ गया 20 वेव्स इन 100 मीटर लेंथ, क्योंकि 5 मीटर का उसका वेवलेंथ है, तो ऐसे ऐसे कितने बना सकते हैं हम 100 मीटर में, 20 बना सकते हैं।
आ रहा है सबको बात समझ में? कितने लोगों का ये पूरा करेक्ट हुआ बच्चों? हाथ सर उठाइए। मेरा sure. हाँ बिल्कुल हाथ उठाइए, मैं सब देख रहा हूँ, मैं मोबाइल से भी लॉगिन किया हूँ तो मैं देख रहा हूँ सबको। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको वेव के बारे में आइडिया हो गया, वेव ट्रांसवर्स होता है, वेव लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। तो आखिर ये जो लाइट है वो क्या है? तो बच्चों ये जो लाइट है ना, ये एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। और वो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो सबसे पहली थियरी थी इसके बारे में, या यूं कह लीजिए जो एक्सेप्टेड थियरीज में से एक है, वो है उसका वेव नेचर। तो लाइट एज अ वेव, सो लाइट एज अ वेव क्या है बच्चों? एज अ वेव इसको कैसे कंसिडर किया जाता है? इट इज कंसिडर्ड एज electromagnetic wave. Light is considered as electromagnetic wave, my dear. Electromagnetic wave. अब ये क्या मामला है? तो बच्चों आप देखिए, जैसे वेव के लिए, वेव ट्रेवलिंग के लिए क्या होता है, हमारे पास दो तरह के वेव आते हैं। एक ट्रेवलिंग के लिए जिनको मीडियम चाहिए, अगर मीडियम में पार्टिकल नहीं है तो वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, जैसे साउंड वेव है बच्चों। अगर ऐसे जगह पे चले जाइए बच्चों आप जिसके अंदर एयर हो ही ना, तो आप कितना भी अंदर चिल्लाते रहेंगे आवाज ही नहीं आएगा किसी को। अगर मान लीजिए हमारे और आपके बीच में से कुछ सेकंड के लिए एयर एकदम खत्म हो जाए, तो आप गला फाड़ के चिल्ला लीजिए, आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है? और एक वेव होता है जिसको किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। नाम मालूम है आपको इस क्लासिफिकेशन का? यस सर, क्या है? वो ट्रांसवर्स वेव। नहीं, ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल से मतलब नहीं है उसका, वो तो एक अलग क्लासिफिकेशन हो गया। वो तो इस तरीके से चलने वाला और इस तरीके से ऑक्सीलेट करने वालों की बात हो रही है। मैं इस वेव के उस क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें एक वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है, दूसरे को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है सर मतलब मेट आ गया सर, मेटर वेव और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलेगा चलेगा, ठीक है। चलिए, वैसे मुझे 9-10 तक में तो मुझे ध्यान था, अभी काफी टाइम हो गया तो वो दिमाग से निकल गया। फिलहाल हमारे सब्जेक्ट का वो मैटर नहीं है। हम इसलिए उठाया वो पॉइंट क्योंकि लाइट बच्चों आप देखिए कहाँ से आती है, सन से आ करके अर्थ पे, बीच में तो एयर कुछ है ही नहीं, कोई मीडियम पार्टिकल ही नहीं है, तो वहां पे आखिर ऑक्सीलेट क्या कर रहा है? तो इनमें जो ऑक्सीलेट करता है बेटा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो उनमें ऑक्सीलेशन करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब कैसे है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना है सबको। तो बच्चों ये है इसका, ये भी आपको सर पढ़ाएंगे 12th में, इसका एक अलग चैप्टर है। ये हमारा जो डायरेक्शन है वो स्पीड ऑफ लाइट का है, ये जो डायरेक्शन है स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। और ये जो ऑक्सीलेशन मैंने दिखाया है, एक इस तरह का ऑक्सीलेशन होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन मान लीजिए। दूसरा एकदम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब कि अगर हमारा ये एक्सिस एक्स है बेटा, ये वाई है, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग। अब सोचिए आप, जेड को मैं दिखा नहीं सकता हूँ, डॉट 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 प्लेन के अंदर और बाहर ऐसे करके आया हुआ है, तो मैं इसको हल्का सा ऐसे लेके चलूंगा, थोड़ा अलग कलर दे दूंगा मैं, थोड़ा विजुअल ऐसा लगे, बट वास्तव में आप समझ रहे हैं कि ये 3D की चीजें हैं, उसको 2D में नहीं दिखाई जा सकती। ठीक है, उतना अच्छा मेरा डायग्राम बन नहीं रहा है, तो आप लोग थोड़ा ज्यादा
तो बच्चों एक जो ऑक्सीलेशन हो रहा है इस परपेंडिकुलर प्लेन में हो रहा है, और एक जो ऑक्सीलेशन हो रहा है इस तरह के प्लेन में हो रहा है, जो कि एक दूसरे पे बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसको z एक्सिस बोल दूं, है ना, और इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस, ये z एंड z डैश हो गया। तो बच्चों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी एक वेक्टर होता है बेटा, है ना, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं किसके, वेलोसिटी वेक्टर के, जो डायरेक्शन है उसका। आप वेक्टर पढ़ चुके हैं बच्चों की वेक्टर अभी शुरू हुआ है? सर मैंने तो पढ़ लिया। शुरू हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे आप पढ़ेंगे कि कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आगे आप सुनेंगे, खैर ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटा सा चीज है, आपको आगे मालूम चल जाएगा। कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है बच्चों, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है। तो कहने का मतलब क्या है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक field and magnetic field oscillate perpendicular to each other. And both oscillation oscillate, OS होता है बेटा यहाँ पे, both oscillation are perpendicular to, ये साइन याद रखिए, ये परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ मैं बार बार, perpendicular to the direction of propagation. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब जिधर वेव चल रही है, जिधर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इसको बना लीजिए बच्चों। अच्छा, तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मामले में तो बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, तो अच्छी बात नहीं भी है तो भी वो चलेगा। और उसमें ऑक्सीलेशन, जहां पे मीडियम पार्टिकल्स नहीं है, वहां पे जो ऑक्सीलेशन है वो आखिर किस चीज का है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करते हुए प्रोपोगेट करते हैं, और वही एनर्जी को कंफाइन किए हुए लेके चलते हैं। और कोई खास बात है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन का? यस, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक wave travels with constant speed in
वैक्यूम। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल दी का मतलब कि अभी मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, चाहे वो गामा रेडिएशन हो, कोई भी हो, सबका स्पीड सेम रहता है। All electromagnetic wave travels with constant speed in vacuum। और कितना होता है? 3 into 10 की power 8। हाँ, लगभग with 3 into approximately 10 to the power 8 meter per second, which is known as speed of light, which is represented by C and termed as speed of light। क्योंकि लाइट भी क्या है, एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है वैक्यूम में, क्यों बोला ऐसा? क्योंकि अगर आप उसको ग्लास के अंदर उसके स्पीड चेक करेंगे तो अल्ट्रावायलेट का अलग आएगा, विजिबल का अलग आएगा, सबके लिए अलग अलग आएगा। यहाँ तक कि बच्चों रेड कलर के लिए अलग होगा, ब्लू कलर के लिए अलग होगा, वॉयलेट कलर के लिए अलग होगा, सबके लिए स्पीड बदल जाएगा। आपने 10th में एक चीज पढ़ा भी होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का रिलेशन भी, है ना? तो खैर, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड इन वैक्यूम विद दिस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पीड ऑफ c, एंड जो मतलब c का वैल्यू कितना है, 3 into 10 to the power 8 meter per second। राइट बच्चों, अब जब हम इसकी बात करें तो इनके पूरे वाइड स्पेक्ट्रम को जानते हैं कि आखिर है क्या चीज ये भाई, पूरा लाइट या पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो बच्चों डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी या उसका फ्रीक्वेंसी या यूं कह लीजिए उसका वेवलेंथ क्या है वैक्यूम में, उसके हिसाब से अगर उसको क्लासिफाई किया जाए उसके पूरे वेव। अच्छा, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ये बताइए बच्चों, जब एक मीडियम से, मान लीजिए इधर वैक्यूम और इधर मान लीजिए ग्लास है, अगर मान लीजिए कोई वेव एंट्री किया इधर से, ठीक है, तो आपको मालूम है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के हिसाब से वो अपना इधर जाएगा कुछ। अगर मैं बोलूं यहाँ पे स्पीड कुछ है c1, यहाँ पे वेवलेंथ λ1, फ्रीक्वेंसी ν1, तो जब इधर आएगा बेटा दूसरे मीडियम में आएगा, वैक्यूम से इधर आकर के ग्लास के अंदर आएगा, तो क्या क्या चीज उसका बदलेगा और क्या सेम रहेगा? सर स्पीड बदलेगा और लैम्डा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। सर अगर लैम्डा बदलेगा तो वेलोसिटी भी तो बदलेगी ना, और फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी, तो तीनों बदलेंगे। नहीं, अब यही बात सबसे जबरदस्त बात यही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि जब भी कभी कोई भी वेव अपना मीडियम चेंज करता है तो एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो है फ्रीक्वेंसी। बदलने वाली चीजें स्पीड और वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड करता है बच्चों सोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हम किस फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब पर सेकेंड हम कितनी बार स्ट्रिंग को ऊपर नीचे किए, वो चीज स्ट्रिंग टाइट है या लूज है, मतलब यूं कह लीजिए कि स्ट्रिंग का लेंथ थोड़ा कमजोर है या बहुत स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगा। मीडियम के डेंसिटी, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब में बदलता वेवलेंथ है, बदलता ये स्पीड है। कभी भी आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो रेड कलर की लाइट है अंदर जाने के बाद ब्लू नहीं हो जाएगी, वो अंदर भी रेड ही रहेगी। और वो तब कभी बार लोग पूछते हैं कलर किसका प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी का या वेवलेंथ का? तो आंसर है फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि अगर वेवलेंथ का होता तो अंदर बदल जाता वो कलर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और ये बदलते हैं। तो ये एक छोटा सा बात ध्यान रखिएगा सभी लोग कि जब भी मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है बच्चों, क्या बदलता है? स्पीड बदलता है और
लेंथ बदलता है, लैम्डा। ठीक है, वेव लेंथ। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे अपने, और वो है कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्लासिफिकेशन करना एनर्जी के आधार पर। एनर्जी या फिर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ जब मैं बात करूं तो वैक्यूम की बात कर रहा हूं, ठीक है। ट्रूली अगर बात किया जाए तो फ्रीक्वेंसी एक आइडियल चीज होगा जिस पे क्लासिफाई करना चाहिए। सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों सबसे, अगर मैं बात करूं इसके पूरे क्लासिफिकेशन की, तो इस चीज में सबसे ऊपर आता है बेटा, इसको बोलते हैं गामा रे। क्या बोलते हैं बच्चों? ये गामा है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये सब सुने ना, एंगल में आया होगा, थीटा साई फाई। तो गामा रे सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा रेडिएशन इसमें होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ होती है। उसके बाद बच्चों एक्सरे, उसमें भी बड़ा डिवीजन है एक्सरे में, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, है ना। एक्सरे में भी डिवीजन्स है। एक्सरे के बाद आता है बेटा अल्ट्रा वायलेट, यूवी, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद कौन सा आता है बेटा? अब आता है आपका विजिबल का स्पेक्ट्रम। ये विजिबल का एक स्पेक्ट्रम वही है जिससे हमारी पूरी दुनिया कलरफुल दिखाई देती है, और थैंक गॉड कि हमारी आईज इन वेवलेंथ, इन सब चीजों के लिए सेंसिटिव है, वरना सब जिंदगी हम लोग को ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता। और इस विजिबल में पूरा एक रेंज है बच्चों। सबसे पावरफुल कौन है? वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद बोलिए ब्लू, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन, येलो, येलो, ऑरेंज ऑरेंज, एंड रेड। रेड। विबग्योर, इसको हम लोगों को 10th में हिंदी में थे तो हम लोग को सिखाया गया था बैनी आहा पिनाला बैगनी, और ये पता नहीं सियान रंग क्या बोलते हैं इसको, फिर ब्लू था, ठीक है। तो पता नहीं अजीब सा था टर्मिनोलॉजी, ऐसे याद करिए, वैसे आप याद कर लीजिए विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। विजिबल के बाद क्या? उसके नीचे अगर मैं बात करूं तो इंफ्रारेड, IR। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि इंफीरियर टू रेड, जो वॉयलेट से भी जबरदस्त हो तो अल्ट्रा टू वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट। इंफ्रारेड उसके नीचे आएगा बच्चों। एनर्जी में इंफ्रारेड कमजोर होता है। ठीक है, इंफ्रा के बाद नीचे आता है बेटा माइक्रोवेव, और माइक्रो के भी नीचे कौन सा आता है बेटा? रेडियो वेव। आपको मालूम है हमारे जो मोबाइल टावर्स और ये सब हैं, ये कौन सा, इनमें से कौन सा स्पेक्ट्रम यूज करते हैं? रेडियो वेव का। हाँ,
ऐसा सर उनका वेवलेंथ ज्यादा होता है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है कम एनर्जी के साथ। हाँ, कह सकते हो आप कि वेवलेंथ बहुत बड़ा होने के वजह से इसका एडवांटेज है बच्चों। इसमें तो रेडियो वेव ऐसे ऐसे भी हैं कई सारे जिनका किलोमीटर्स में वेवलेंथ है। मतलब आप सोचिए, आप जहाँ पे भी जिस सिटी में भी रह रहे हैं वहां एक बार डुबकी मारा तो आपके वहां पे नियरेस्ट मार्केट में नेक्स्ट टाइम निकल के आएगा बाहर। बहुत बड़ी बड़ी। सर कॉस्मिक रेज भी तो होती है ना, गामा रेज बेटा के ऊपर। कॉस्मिक, देखिए इसमें आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारे किताब में आप देखेंगे यहाँ पे कॉस्मिक लिखा होता है, पर ये बिल्कुल ही गलत है बच्चों, क्योंकि कॉस्मिक कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। कॉस्मिक एक हाई एनर्जी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का समूह है। वो एक पार्टिकल वेव है रादर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मिस्टीरियस ओरिजिन उसका मानते हैं, वो सबसे पावरफुल है कॉस्मिक रेडिएशन। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की जाए तो उसमें सबसे पावरफुल गामा है। तो बच्चों आप मुझे बताएंगे कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं? कोई मुझे बताएगा गामा रेडिएशन का वैल्यू क्या होता है? तो बच्चों जो एक्सरे का स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जो एक्सरे का स्पेक्ट्रम है लगभग लगभग मैं आपको बता देता हूं कि गामा रे में जो वेवलेंथ होता है बेटा, ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा 1 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा होता है। 0.1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻11। करेक्ट बोल रहा हूं? जो एक्सरे का रेंज है बच्चों, एक्सरे हायर एनर्जी, जो उसका रेंज है वो आप यूं समझ लीजिए कि 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम तक में उसका रेंज हम मानते हैं। कोई बाउंड्री एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ लगभग लगभग उतना माना जाता है। टेन 20 100, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चों अल्ट्रा वायलेट का अगर रेंज माना जाए, यूवी, तो वहां से लेकर के उसके नीचे तक आप मान सकते हैं। मोस्टली आप 0.1 से, जो मुझे ध्यान है एक्सरे का, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे, तो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि 0.1 से 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास तक लगभग लगभग। अच्छा बच्चों, इस पे एक बार क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था कि भाई आखिर जब भी दो एटम के बीच में सॉलिड स्टेट का जो केमिस्ट्री होता है, जब भी दो एटम के बीच का दूरी निकालना होता है तो एक्सरे ही क्यों भेजते हैं? क्यों नहीं हम अल्ट्रावायलेट विजिबल पुल? तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों। इसका जो वेवलेंथ है ना एक्सरे का, और जो एटॉमिक स्पेसिंग होती है एक एटम से दूसरे एटम की दूरी, वो एंगस्ट्रॉम के ही ऑर्डर का होता है। इसलिए ये बड़ा काम का पोर्शन है हमारे लिए। बहुत ज्यादा यूज होता है क्रिस्टलोग्राफी में एक्सरे रेडिएशन का यूज। आगे मैं कई बार नाम लूंगा इसका, एक्सरे के पोर्शन का। उसी तरीके से आपका विजिबल का स्पेक्ट्रम है। विजिबल के स्पेक्ट्रम में अगर बात की जाए तो ऐसे रफली जो बचपन में हम लोग को सिखाया जाता है, वो कहाँ से कहाँ तक, 4000 से लेकर के 7000 तक, ये बताया जाता ना, 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम। यस और नो?
सर। लेकिन एक्चुअल में ये 4000 से थोड़ा कम होता है और ये 7000 से एग्जैक्ट 7000 ना होकर के कुछ अलग होता है। तो रफली अगर मैं बात करूं तो रफली आप ये, मैं तो वही वाला वैल्यू लेके चलूंगा जो हमें बुक्स वगैरह में दिखाया जाता है, ताकि हमें आसानी से याद रहे बच्चों। लेकिन मैंने बता दिया आपको कि एग्जैक्ट वैल्यूज वो नहीं है, नजदीक की वैल्यू है, बहुत नजदीक की। नियरली 4000, लगभग मैं लिख रहा हूँ 7000 एंगस्ट्रॉम। अब आप सोचिए, रेडियो वेव में शॉर्ट एंड लॉन्ग का क्लासिफिकेशन है। जो लॉन्ग वेव है बच्चों 1000 मीटर की, 1 किलोमीटर की होती है। शॉर्ट मान लीजिए 100 मीटर के आसपास। इमेजिन करिए 1 किलोमीटर का वेव लेंथ है। तो बस इतना सा ही पोर्शन में डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में चलेंगे, क्योंकि हमें इसका यूज कुछ कुछ जगहों पे करना है, इसलिए हमें जरूरी है। सर ये सारी जितनी भी वेव्स हैं सारी लाइट के अंदर आती है? लाइट तो मैंने बताया ना, लाइट सिर्फ इस पोर्शन को बोलते हैं, लेकिन लाइट जिस चीज का इसे तो पार्ट है विजिबल बोलते हैं ना। हाँ ये विजिबल। देखो यार, लाइट का वर्ड कहाँ से आया? जहां से हमें कुछ चीज दिखाई देना शुरू हो वहीं से आया ना लाइट। सर लेकिन तो जब सूरज से जब लाइट आती है उसमें तो ये सब रेज भी आती है ना, बाकी सारी। ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है कि सूरज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, ज्यादा एक्यूरेट है। क्योंकि मैंने बोला कि लाइट तो सिर्फ, जहां तक मैं समझता हूं, लाइट का लेना देना सिर्फ, मैं एक बार और कहीं से कंफर्म कर लूंगा, लाइट का लेना देना सिर्फ उस स्पेक्ट्रम से है जिससे हमारी आंखें सेंसिटिव है। हमारी आंखें सेंसिटिव सिर्फ यहां से यहां तक है। इंफ्रारेड हम नहीं देख सकते बच्चों, लेकिन आपको मालूम है कुछ ऐसे स्पीसीज हैं नेचर के अंदर जो इंफ्रारेड को भी देख सकते हैं। कौन सा, कोई बताएगा? बैट। हाँ, बैट बोला जाता है कि हाँ उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, उसके इस तरह से डिजाइंड है उसकी सारी चीजें बॉडी में कि वो इस रेडिएशन के थ्रू अपने आप को पूरा मेंटेन करता है बैट। एनीवे गाइस, सो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ये। तो बच्चों अच्छा, और कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला चीज तो मैं ये डिस्कस करूंगा बच्चों, एक्सरे के बारे में आप लोग सभी लोगों ने नाम तो सुना होगा और शायद कभी ना कभी अपनी हड्डी तुड़वा उड़वा करके हॉस्पिटल तो गए ही होंगे और वहां एक्सरे कराया ही होगा किसी न किसी पार्ट का। अगर आप थोड़ा खेलते हो घर भर में, बचपन से लेकर के आज तक, आपका हड्डी नहीं टूटा तो किसी न किसी का तो टूटा ही होगा, साथ में हॉस्पिटल जरूर गए होंगे। देखा है कि नहीं सबने? यस सर। और वहां पे लिखा क्या रहता है? वहां लिखा रहता है ना कि एक्सरे इज डेंजरस टू द हेल्थ, सो स्टे अवे फ्रॉम दिस रूम। ये सर सिर्फ पेशेंट को अंदर आने अब की पेशेंट को भी बड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में देते हैं वो ठीक है, डाइल्यूटेड फॉर्म में देते हैं बच्चों। और देखा होगा कि जैसे ही वो ऑन करते हैं अपने एक जगह प्रोटेक्टिव शील्ड में जाकर के वहां बैठ जाते हैं वो लोग ऑन करने के बाद। ये बड़ा डेंजरस है बच्चों। एक्सरे इतना स्ट्रांग है, आगे चल करके जब मैं आपको एटम की एनर्जी के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा एक्सरे अगर एटम से पास कर जाए ना तो इलेक्ट्रॉन वगैरह को निकाल के फेंक देता है बाहर, और एक बार एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसका पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा, और उसका स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया तो पूरा तबाही मचा सकता है आपके शरीर में। तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि एक्सरे जब इतना डेंजरस है तो गामा तो आपको खड़े खड़े जला देगा, पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ गए। शायद अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपको अगर मालूम हो, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रेडियो एक्टिविटी स्टडी करने में किसका है बच्चों? मैडम क्यूरी एंड उनका पूरा फैमिली मानते हैं, है कि नहीं? मैडम
मैडम क्यूरी और उनका पूरा परिवार आपको मालूम है कि कैंसर से पीड़ित होकर के मर गया था। उसके पीछे सबसे खतरनाक रेडिएशन गामा, अल्फा, बीटा, इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके एक्सपोजर मात्र से सब लोग कैंसर पीड़ित होकर के मर गए थे बच्चों। बहुत पेनफुल डेथ हुआ था उन लोगों का। तो ये बहुत डेंजरस रेडिएशन है, और डेंजरस रेडिएशन है इसके वजह से, अगर आप जानते हो तो ये कहाँ से निकलता है, याद है ना आपको कहाँ से निकलता है? न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन से निकलता है। न्यूक्लियस के अंदर कोई हलचल हो तब जाके निकलता है। और ये हमें इस बात को बताता है कि जितना पावरफुल रेडिएशन है वो कहीं ना कहीं ये बात बताता है कि न्यूक्लियस में कितना स्ट्रांग फोर्स है, कि उसमें हल्का सा डिस्टरबेंस होने से ये गामा रेडिएशन निकल रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस। बाकी जो एक्सरे है बच्चों, जो अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल है, ये सारे स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से भी आते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए तब भी ये निकलेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बड़ा डिटेल में डिस्कशन होगा। मैंने बताया ना, बोर थियरी से जब से स्टार्ट होगा तब से आप असली केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट हो गया बच्चों, ये लॉन्ग हो गया। इसके बारे में हमने सारा डिस्कशन कर लिया, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, है ना। अब आते हैं, थोड़ा सा इनका डिस्कशन कर लेते हैं, एनर्जी एंड इन सब का वेरिएशन कैसा है। वेरिएशन ऑफ wavelength, energy and frequency. गामा रे, है ना, माइक्रो एंड रेडियो। कैसे बच्चों, अब बताइए, ऊपर से नीचे जब जाते हैं हम, यहाँ से यहाँ, तो वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? इंक्रीज कर पड़ती है, इंक्रीजेस। जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है ऊपर से नीचे जाने पे? इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज बिल्कुल। और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। आप खुद सोचो ना कि एक चीज तो कंफर्म है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। तो इतना तो कंफर्म है कि न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा हुआ। तो अगर हमारा वेवलेंथ घट रहा है, ये तो कांस्टेंट है, तो अगर हमारा वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो वेवलेंथ क्या हो रहा था ऊपर से नीचे जाने पे, इंक्रीज कर रहा था, तो ये डिक्रीज करेगा। सो इसका मतलब क्या है कि लैम्डा का ऑर्डर क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। ये ऑर्डर होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से और क्या ऐसा खास बात होता है बच्चों लाइट के वेव नेचर में। वेव नंबर क्या होता है बच्चों, वेव लेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइट। अच्छा, अब मैं पूछूं कि स्पीड बताइए, स्पीड में सबसे ज्यादा कौन होगा? सर वो गामा रेस। स्पेक्ट्रम तो आंसर सेम है होती है।
हाँ बिल्कुल, अभी तो मैंने बताया था इसमें अरे तो हाँ, बहुत यस यस सॉरी सॉरी, इसी में चकमा हो जाता है लोगों का, ठीक है, घबराना नहीं है, ऑल सेम। एंड वो भी कितना, सी, इसीलिए तो इसको कांस्टेंट लिखा। ठीक है, याद रहेगा ना सबको, इसमें यस सर। गड़बड़ा गए तो सब गड़बड़ हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। आप